एक तो ये कि अंततः चंदन नगर में कल जो है खाली हाथ जो लौटे थे नगर निगम कर्मचारी, आज वो पहुंच गए और उन्होंने लाल निशान लगाना शुरू कर दिए। हिंदू इलाकों में भी जब जब सड़कें बनी है, जिनके मकान गए हैं, जिनकी दुकानें गई है, सबको देना पड़ा है। यहाँ भी लोगों को अपने मकान या दुकान का हिस्सा जो सड़क की जद में आ रहा है वो देना पड़ेगा। 25 के लगभग मरीज अब मिल चुके हैं इंदौर में कोविड के। ये सब मौसम की मार है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, कभी उमस छा रही है। तो नगर निगम में 5,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक के रेट हो गए हैं। मतलब काम के आधार पर जिसको जितना रेट देना पड़ता है उसके आधार से काम होता है वहाँ पर यह तय है कि बिना रिश्वत के नगर निगम में काम नहीं होता है। आप छोटा सा बनाओ या ज़्यादा बनाओ, नक्शा पास करा के बनाओ या बगैर नक्शा पास करा के बनाओ, आपकी जेब में पैसे हैं अगर बांटने के लिए, आप इस शहर में कैसी भी इमारत बना सकते हैं। इसके कई नमूने हम देख सके हैं। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज हम सीधे खबरों से शुरू करते हैं, कुछ ना इधर ना उधर, सीधे खबरों पे ही आते हैं हम। तो आज हम अग्निमाण की खबरों से शुरू करते हैं। अग्निमाण खबरों पहले पेज पे एक हादसा हो गया झाबुआ में, जिसमें 8 से 9 लोग मर गए। चलता हुआ ट्रक साइड में पलट गया वेन के ऊपर, और वहीं के लोग तो शादी में गए थे बेचारे, मारे गए। इस खबर पर बात कर लेते हैं कि सभी अखबारों में हाल खबर ये 5,000 पौधे लगाने का दावा किया गया, तो नेहरू पार्क में केवल 300 गड्ढे मिले हैं। कांग्रेस ने इसका वीडियो जारी करते हुए बताया पौधारोपण को ढोंग। और इस पर प्रशासन का भी कुछ कहना है, नगर निगम का भी कुछ कहना है। लगेंगे उनका भी कहना है 5,000 ही झाड़। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वहाँ पर 5,000 पौधे लगाने की योजना बनाई है नगर निगम के उद्यान प्रभारी राजेंद्र राठौर ने। इस पर राजेंद्र राठौर से जब चर्चा की गई तो उनका भी साफ सुथरे शब्दों में कहना था कि अभी कल जो पर्यावरण दिवस है, इससे हरियाली में पौधे लगाने की शुरुआत इंदौर में की जा रही है। इंदौर का अभी जो है ग्रीन फील्ड एरिया, जिसका हम बात करेंगे, हरियाली से ढका हुआ एरिया सिर्फ मात्र 9% है, जो किसी भी शहर के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। बेंगलुरु के जो हालात हुए हैं वो ऐसे ही खत्म होती हुई हरियाली से हुए हैं। हमें वो दिन ना देखना पड़े, इसके लिए पिछले साल से पौधे लगाने की कवायद शुरू गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीड़ा उठाया था कि 51 लाख पौधे लगाएंगे। नगर निगम के जिम्मे भी जो थे, पिछली बार रेवती रेंज की टैकरी मिली थी, वहाँ पौधे लगे थे। इस बार की शुरुआत जो है राजेंद्र राठौर, जो कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के इंदौर जिले के संयोजक बनाए गए भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से, कल भोपाल में बैठक भी लेकर आए हैं। राठौर का कहना यह है कि नेहरू पार्क को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया था। ये एक हरियाली का दौर रहा है इंदौर का, कि नेहरू पार्क जाते थे तो वहाँ हरियाली दिखती थी, तो उस कंक्रीट को वे खत्म कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल पौधारोपण के लिए 1100 पौधे लगाने की तैयारी की है। हालांकि कांग्रेसी मौके पर पहुंच गए थे, और कांग्रेसी में भी मैं बात करूंगा तो विवेक खंडेलवाल जी मतलब मेहनत करते हैं, बिल्कुल बराबर बात है। इन्होंने जाके एक गड्ढे गिन लिए हैं, तो इनका दावा है कि अभी 300 गड्ढे हुए हैं। तो विवेक जी ये समझना होगा कि अभी जो दावा 5,000 पौधे लगाने का किया गया है, पर उसकी जो तारीख तय नहीं है, क्योंकि अभी तो अगस्त तक पौधे लगेंगे और वहाँ जगह बनानी होगी। पर जो काम है गड्ढे ढूंढना यार, नहीं तो फिर क्या है। नहीं ठीक है, अच्छी मेहनत की है उन्होंने, काबिल तारीफ है कि कम से कम लोगों को बताने की कोशिश तो की है कि 300 गड्ढे खोदे गए, तो अभी तो 300 ही पौधे लगेंगे, 5,000 के लिए इंतजार करना होगा। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। जल भराव को लेकर 104 स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे। हल्की बारिश में, पिछली बार जो बारिश हुई थी उसमें सारे दावे खोल दिए, जगह पानी भर गया था। क्या हो गया, चिन्हित कर दिया मतलब वापस निशान लगा के छोड़ दिया जाएगा? सवाल वही उठता है कि हर बार जो है बारिश के पहले खतरनाक मकानों की सूची जारी होती है, खतरनाक मकान वहीं रहते हैं, 1-2 पे कार्रवाई होती है। ऐसे ही हालात हैं शहर में जहाँ जल भराव होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। पर इसमें बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ पर कि जल भराव जिस इलाके में होता है, जब इसको लेकर बैठक की जाती है, जल भराव की चिंता की जाती है शहर के, तब तो पार्षदों को क्यों नहीं साथ में बिठाया जाता, क्यों ना उनकी एक बैठक करा ली जाती है। मुझे ऐसा लगता है जब भी पानी भरता है या जल जमाव होता है तो मौके पे नगर निगम की टीम बाद में पहुंचती है, और स्थानीय पार्षद उस एरिया को अच्छे से समझता है, अपने समर्थकों के साथ उतरता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बिठाकर एक एक वार्ड में जहाँ जहाँ पानी जमा होता है उसकी सूची बनाई जानी चाहिए, उसका रास्ता निकाला जाना चाहिए, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। शहर 2-4-5 इंच बारिश में जलमग्न होता रहेगा, और ये सूची ब्लैक पानी भरने के जल जमाव के स्थान बने रहेंगे। अब हम प्रभात किरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण खबरों में 2 खबरें हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो ये कि अंततः चंदन नगर में कल जो है खाली हाथ जो लौटे थे नगर निगम कर्मचारी, आज वो पहुंच गए
और उन्होंने लाल निशान लगाना शुरू कर दिए हैं। 60 फीट बन रहा है ये रोड, बिल्कुल 60 फीट चौड़ा होने के कारण अमूमन हर मकान के कम से कम 10 से 15 फीट तो जाने की स्थिति दिख रही हैगी, क्योंकि बाकी कुछ लोग पूरे भी जा सकते हैं। क्या है शेखर जी पूरी बिल्कुल स्थिति? बता दें, कल हम लोगों ने चर्चा की थी चंदन नगर में नगर निगम की टीम जब सेंट्रल लाइन डालने पहुंची थी, सर्वे कर जिसको कहा जाता है, सर्वे करने पहुंची थी। परसों अच्छा खासा विरोध हुआ था, घेराबंदी भी कर दी गई थी, इसमें पार्षद पति भी शामिल हो गए थे, बट बाद में बुलाकर समझाइश दे दी गई है। यह भी तय कर दिया गया है कि जिनके मकान पूरे जा रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट दिया जाएगा। ये राहत की खबर उन्होंने ले ली। आपके रहवासियों को मालूम है कि सड़क तो बननी है, कितना भी विरोध कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेरा मेरा यहाँ कुछ हो रहा हैगा। हिंदू इलाकों में भी जब जब सड़कें बनी है, जिनके मकान गए हैं, जिनकी दुकानें गई है, सबको देना पड़ा है। यहाँ भी लोगों को अपने मकान या दुकान का हिस्सा जो सड़क की जद में आ रहा है वो देना पड़ेगा। 60 फीट चौड़ी रोड बननी है, पर इस तालमेल के बाद में जो चर्चाएं हुई, महापौर और कमिश्नर ने वहाँ के लोगों से बात करी, पार्षद को बुला के समझाइश दी, उसके बाद में आज नगर निगम ने बड़ी राहत के साथ लिए। कल सेंट्रल लाइन डली थी, आज लोगों के घरों के बाहर जो है लाल रंग से लिख दिया गया है कि उनका मकान सेंट्रल लाइन से कितना अंदर जाना है। ये लिस्ट, ये नंबरिंग करने का मकसद ये होता है कि नगर निगम भी समझ पाए कि कितने मकानों पर हटाना असर पड़ रहा है, और मकान जिनके मकान है वे भी समझ जाए कि समय रहते खुद ही तोड़ ले, वरना नगर निगम का बुलडोजर जो चलता है। तो हम PU4 में देख चुके हैं कि जब पहली बार तोड़ने गया था, JCB पोकलेन चला था, बाद में ये कह दिया गया कि तो बम से उड़ा दो, हम जरा बस का नहीं दिख रहा है। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए जो भी है ये नगर निगम में कुछ भी कर सकती है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। अंततः कोरोना के मरीज आने लगे तेजी से। 25 के लगभग मरीज अब मिल चुके हैं इंदौर में कोविड के। अभी तक अस्पतालों में भर्ती होने की स्थितियां दिख नहीं रही है। कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इधर जो है ये पता लगाने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था भी अब शुरू हो गई शहर में। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आप बिल्कुल कगार पर पहुँच चुके हैं कोरोना के तीसरे दौर में। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा, कृपा करके एक बार फिर अपनी तैयारी करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। डरे नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि हादसे होने लगे, लगातार लोग इसमें मर भी रहेंगे। अगर ये बीमारी फैलेगी तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा इस बार। इसलिए कृपा करके जो है अपना ध्यान रखें और इस मामले को गंभीरता से लें, सुरक्षित रखें। मास्क लगाना भी शुरू कर सकते हैं आप। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सतर्कता ही और सावधानी है आपकी बचने का, वही एक रास्ता हैगा। फिर अगर हम बात कर लेते जो पेशेंट्स निकल रहे हैं, इसमें एक थोड़ा सा जो मौसम में जो बदलाव हम लोग देख रहे हैं, उसका भी असर पड़ रहा है। OPD में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सर्दी खांसी बुखार वालों से, पेट दर्द भी हो रहा हैगा। ये सब मौसम की मार है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, कभी उमस छा रही है। इसलिए बदलते मौसम में जब तक बारिश अपने पूरे फुल फ्लैश शहर में नहीं आ जाती, तब तक हमें बचना होगा। इसलिए कोरोना से बचने के जो पुराने जो जितने भी नियम बताए गए थे, मास्क लगाएं, 3 फुट की दूरी रखें, बहुत ज़रूरी हो तो ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, तो इन सब चीज़ों का मुझे लगता है कि हमको पालन करना होगा, वरना घर में एक को होगा तो वो दूसरों को भी करेगा। भले ही वो इतना गंभीर नहीं है, पर होता यह है कि वो एक बार आने के बाद सबको चपेट में लेता है घर में, और चपेट में आपका जो है जेब खाली होनी है, डॉक्टर के आपको जाना है, आपको मेडिसिन खानी है, इन सब से बचना है। एक तो अपनी जेब खाली नहीं हो, अपनी सेहत बनी रहे, इसके लिए जो नियम कोरोना के पहले थे उस पर फिर आ जाएं। अब हम पत्रिका खबरों की बात कर लें। पत्रिका की आज पहले पेज पे खबर रहेगी नगर नियम को लेकर। कल जो जिस मामले को लेकर हल्ला मचा हुआ था कि 5 लाख मांगे, फिर 15 लाख मांगे, तो नगर निगम में 5,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक के रेट हो गए हैं। मतलब काम के आधार पर जिसको जितना रेट देना पड़ता है उसके आधार से काम होता है वहाँ पर यह तय है कि बिना रिश्वत के नगर निगम में काम नहीं होता है। 2-4 ही काम ऐसे होंगे शायद जिस पे कोई बिना रिश्वत के काम हो जाए, पर नगर निगम का पूरा जो बाड़ा है वो बिना रिश्वत के नहीं चलता है। और आज इसको लेकर पूरी स्टोरी थी, उत्तम राठौर ने दी है ये। और G+1 का नक्शा पास कराना तो 5,000 रुपये में हो जाता और कमर्शियल हो तो 40,000 रुपये में होता। ये बात तो सही है, क्योंकि जिन्होंने दिया बताते भी। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस शहर में जितने लोग मकान बनाते हैं, शायद जीवन में एक ही बार मकान बनाते हैं, ज़्यादातर लोग वो ये सोच के दे देते हैं किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ा आपको मैं बता दूंगी ब्लू पॉइंट कहाँ है जिस पर अफसर हावी होते हैं। आप नगर निगम से नक्शा पास कराते हैं, नगर निगम से जो नक्शा पास होता है उस मान से इस शहर में 95% मकान नहीं बनते हैं। अगर उस मान से आपको नक्शे के मान से आपने मकान बनाया है, इसका सबूत ये है कि इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि पूर्णता का सर्टिफिकेट हमें आखिरी में मकान बन जाने के बाद नगर निगम से लेना होता है, जिसके बदले में कुछ पैसा भी नगर निगम के में सिक्योरिटी जमा कराया जाता है, पर कोई उस सिक्योरिटी पैसे को लेने वापस लौटता नहीं है, पूर्णता का सर्टिफिकेट मांगता नहीं। अगर पूर्णता का सर्टिफिकेट मांग लिया तो जो अफसर हैं, आपने ईमानदारी से भी बनाया, वे जाके मौके पर इतनी खामियां निकाल देंगे कि आपके मकान पर बुलडोजर चल जाएगा। और नहीं तो बम तो लगा ही देंगे। नहीं तो बम तो लगा ही देंगे। बात फिर कर रहे हैं नक्शे से, नक्शा विभाग की नक्शेगिरी है, नक्शागिरी नहीं होगी तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। और
BOBI हर काम के पैसे चाहिए इनको। आप छोटा सा बनाओ या ज़्यादा बनाओ, नक्शा पास करा के बनाओ या बगैर नक्शा पास करा के बनाओ, आपकी जेब में पैसे हैं अगर बांटने के लिए, आप इस शहर में कैसी भी इमारत बना सकते हैं। इसके कई नमूने हम देख सके हैं। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लें, दोपहर की खबरों में बात कर लेते हैं। पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूं मैं आपसे। अंततः मोहन सरकार एक बार फिर लोन उठाने जा रही है। इस बार 4,500 करोड़ का कर्ज उठाया जा रहा है और ये 16 और 12 साल, मतलब 16 साल के लिए उठाया जा रहा है, 16 और 18 साल के लिए उठाया जा रहा है और इसको अब देना है 2041 में। 16 साल बाद जो लोन अपन उठाया है 15,000 करोड़, ये 4,000 करोड़ का, ये 16 साल में 8 के 16,000 करोड़ हो जाएंगे ये। तो ये तो पहली बात है कि आपको ये काय के लिए लिया जा रहा है। तो एक तो लाडली बहना की योजना में पैसा जाना है इसके अंदर, और सरकार को जो भी अन्य खर्च है उसमें ये पैसा लगेगा, इसलिए सरकार इसको उठा रही है। और इस कर्ज के उठने के बाद सरकार पर 4,31,240 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। और इस साल के अंत तक पहुँचते पहुँचते इसमें आप जोड़ लीजिए 20,000 करोड़, 20 से 25,000 करोड़ जोड़ लीजिए, तो हम 5 लाख करोड़ के लगभग पहुँच जाएंगे। 5 लाख करोड़ का हमारा रेवेन्यू जो है 50,000 करोड़, 50 लाख करोड़ का भी नहीं हो रहा होगा। तो ये तो कर्ज है, जितना आप उठाते जाओगे उतना लगेगा। अब बिना कर्ज के सरकार चल नहीं सकती। एक खबर और बहुत बड़ी जो हम आपको बता देते हैं, चीन ने भारत के कई उद्योगों का गला दबा दिया, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक रेयर अर्थ चुंबक लगता है, ये केवल चीन में ही होता है और बड़ी कम कीमत है इसकी, बहुत ज़्यादा कीमत थी। पिछले बार भी 350 करोड़ डॉलर के लगभग देकर ये बुलवाया गया था। पर इसका उपयोग जो है, ऐसा कोई वाहन नहीं है जिसके अंदर इसका उपयोग नहीं होता हो। मतलब चाहे वो आप ई वाहन बनाएं, चाहे पेट्रोल डीजल वाले बनाएं, हर इंजन। और पिछले 2 महीनों से चीन ने गला दबा रखा है। चीन ने माल की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है। इसके चलते वहाँ जो जहाज़ खड़े थे वो भी जा रहे हैं और चीन के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने पूरी रोक लगाई है। भारत के उद्योगों के पास जून तक का मामला है, केवल जून तक ही काम चलेगा। अगर जून तक ये रेयर अर्थ वाला मामला नहीं निपटा, रेयर मैग्नेट वाला, तो भारत के कई उद्योग, ट्रक, कार, वाहन, बस, ये सब के खड़े हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प अभी तक नहीं बना है। और इसीलिए चीन की मोनोपोली है। सरकार को भी कहा है हस्तक्षेप करने के लिए। तो ये है 2 खबरें जिस पर हमने आपसे बात की, और 1-2 खबरें मैं आपको बता देता हूं जिस पर होना है। एक खबर ये है कि अंततः 2 शिक्षा अधिकारी इंदौर में एक दूसरे को हटाने में लगे हुए थे, सुषमा वैश्य और 2 आपस में पूजा सक्सेना जी, और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि ये मेरे से जूनियर है और ये भ्रष्ट है। और ये अंततः कोर्ट ने दोनों के आवेदन खारिज करते हुए बताया कि ये दोनों ही इस पद के योग्य नहीं है। बड़ी मजेदार बात है। और उन्होंने कहा किसी तीसरे और अच्छे अधिकारी को इंदौर में नियुक्त किया जाए। और जो लोग इंदौर में पोस्टिंग करते हैं वो कहते हैं कि इंदौर में अधिकारी तो भैया राजनीति के आधार पर ही आता है, तो ईमानदार अधिकारी तो कोई आना है नहीं। पिछले भी आए थे, उन सब पे यही आरोप लगे और इसी परिस्थितियों में हटना पड़ा। तो ये तो थी आज की खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम कुछ राजनीतिक खबरों पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष को लेकर आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज जो है गांधी भवन में बैठक रखी गई है और कांग्रेस की तरफ से पंजाब के सांसद गुरमीत सिंह ओजला आज आ गए हैं और वो अब तय करेंगे कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष शहर में कौन होगा। अब ये जितनी भी दुकानें जो चलाई जा रही थी, जिनके नाम चलाए जा रहे थे, अब ये सारे फैसले दिल्ली में होंगे। पहले पटवारी जी अरविंद बागड़ी के लिए लगे थे, पटवारी जी दीपू यादव के लिए लगे थे, पटवारी जी और भी लोगों के लिए लगे थे। अब पटवारी जी को खुद के लिए लगना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों पे उनसे कोई सहमति नहीं ली जाएगी। और ये 3 नाम देंगे, 3 नाम में से एक नाम भोपाल से दिल्ली से फाइनल होगा। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही है, कह रहे हैं आप। राहुल गांधी भोपाल आए थे। भोपाल में संगठन सृजन पर राहुल गांधी ने लगातार 4 बैठकें की और उसके बाद में इंदौर, मध्य प्रदेश में पूरे संगठन में बदलाव के लिए वो जो नया फार्मूला लाए हैं उस फार्मूला को लागू कर दिया गया है। वहाँ से राहुल गांधी का जो है भोपाल की बैठक निपटते ही सारे पर्यवेक्षक अपने अपने जिलों में पहुँच गए हैं। हमारे यहाँ पे भी पंजाब के सांसद आए हैंगे। वो अब बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने आज सबको बुला लिया है, जो जिस पद पे बैठे हैं उन सारे पदाधिकारियों को बुला लिया। आज वे खाका बताएंगे कि किस तरीके से वे चयन करेंगे और इस तरह की बात होनी है। आप बात कर रहे हैं शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा और गांव के जो अध्यक्ष है सदाशिव यादव, इनका जाना लगभग तय माना जा रहा है। और अब जो नए नाम की अगर बात कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक जो परंपरागत नाम चल रहे थे, चाहे वो जीतू पटवारी की तरफ से चल रहे, सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से चल रहे थे या किसी और बड़े नेता की तरफ, मतलब ये 2, 4, 5 नेता जो इस शहर में बड़े हैं उनके नाम के दिए हुए नाम चल रहे थे, उनके अलावा नए नाम निकल कर आएंगे। क्यों? क्योंकि अब दिल्ली का जो पर्यवेक्षक है वे सीधे बात करेंगे। उन्हें लगता है कि ये आदमी योग्य है और बना किसी की पैरवी के इसको बनाया जा सकता है, संगठन का काम मजबूत किया जा सकता है। तो अब अभी हालात ये हो गए हैं कि अब जो है इनकी कतार जो है अध्यक्ष बनने की कांग्रेस में वो बड़ी हो गई। वैसे भी कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता रहना नहीं चाहता, सबको नेता बनना है, सबको बड़े पद पे बनना है, काम करना किसी को नहीं है। तो ये तो थी आज की हमारी राजनीतिक खबर जिस पर हमने आपसे बात की।
हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम इस कार्यक्रम को और अच्छे और बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।